स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में। कुछ स्पेशल मैट्रिक्स होते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, बस मैं फटाफट आपको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले होते हैं हर्मिशियन और विषम हर्मिशियन, बड़ी फेमस मैट्रिक्स होती है हर्मिशियन और विषम हर्मिशियन। जैसे सममित और विषम सममित होती है वैसी होती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है अगर ए का स्टार, ए कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है, उसका स्टार करने पर अगर ए वापस आ जाए तो इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं, ए स्टार बराबर ए। लेकिन अगर ए स्टार करने पर माइनस ए आता है तो इसको विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। हर्मिशियन एवं विषम हर्मिशियन। यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है? ए स्टार का अर्थ होता है ए का संयुग्मी। संयुग्मी क्या होता है? आयटा का चिन्ह बदलना। संयुग्मी का मतलब होता है आयटा का चिन्ह बदलना। जहां पे भी आयटा है उसका चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, जो हम संयुग्मी करते हैं। तो ए स्टार का मतलब है संयुग्मी का ट्रांसपोज। पहले संयुग्मी कर दो फिर ट्रांसपोज ले लो, ए स्टार हो गया। तो ए स्टार करने के बाद भी अगर कोई मैट्रिक्स नहीं बदलती है तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। या ए स्टार करने पर माइनस ए आ जाती है तो विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है। उसके बाद में आ जाती है लैम्बिक मैट्रिक्स, जिसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसको उसी के ट्रांसपोज से गुणा करने पर इकाई मैट्रिक्स आती है, तो उससे आप कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स होती है वर्ग सम मैट्रिक्स या आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। नाम से यह वर्ग सम, वर्ग करने के बाद भी समान रहती है, ए स्क्वायर बराबर ए। ऐसी मैट्रिक्स को आप आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स या वर्ग सम मैट्रिक्स कहते हैं। आगे होती है अंतरवलनीय मैट्रिक्स या इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर इकाई मैट्रिक्स आती है, ए स्क्वायर बराबर आई, इकाई मैट्रिक्स। आवर्ती मैट्रिक्स, आवर्ती मैट्रिक्स यानी ऐसी मैट्रिक्स जिस पे अगर आप पावर करते गए तो कभी ना कभी किसी ना किसी पावर पे आपको वापस से ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। कोई ना कोई पावर करते यानी किसी न किसी पावर पे वापस से आपको ए मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। ए को ए से गुणा किया, फिर ए से गुणा किया, फिर ए से गुणा किया, बार बार ए को ए से गुणा करते गए, लास्ट में वापस ए आ जाएगा। इसे आवर्ती कहते हैं। ये आवर्ती कर लेता है, जैसे साइन कॉस टेन होता है ना, वापस वही मान ग्रहण करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही ए की पावर आप करते जाओगे कहीं ना कहीं ये वापस से ए को प्राप्त कर लेगा। तो ऐसी मैट्रिक्स आवर्ती मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद में आता है शून्य भावी मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी पावर करते जाओगे कभी ना कभी वो जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, कभी ना कभी वो जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बस इनकी परिभाषाएं याद रखिए। नॉर्मल इनके परिभाषाओं से जुड़ा हुआ सवाल ही पूछा जाता है। हर्मिशियन कौन सी होती है, विषम हर्मिशियन कौन सी होती है, लैम्बिक कौन सी होती है, वर्गसम कौन सी होती है, अंतरवलनीय कौन सी होती है, आवर्ती कौन सी होती है और शून्य भावी कौन सी होती है ना। तो इन लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। वर्गसम जिसका वर्ग करने पर वापस वही आ जाता है, अंतरवलनीय जिसका स्क्वायर करने पर आई आ जाता है, आवर्ती ए की पावर के पर न ए आ जाए, कोई ना कोई पावर पे, यहाँ कोई के का मतलब पावर से, कोई ना कोई पावर आप करोगे वापस आपको ए मिल जाएगा। फिर उसके बाद में शून्य भावी आव्यूह, ऐसी मैट्रिक्स जिसपे कोई ना कोई पावर करने के बाद किसी न किसी पावर पे वो जीरो मैट्रिक्स खत्म हो जाएगी, वो मैट्रिक्स खत्म हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। ठीक है, ये स्पेशल मैट्रिक्स होती है। अब आगे आते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट, जो बड़ा खास रिजल्ट है। एडजॉइंट होता क्या है? एडजॉइंट होता है कि जो आपकी मैट्रिक्स ए होती है, जो आपकी वर्गाकार मैट्रिक्स है, ए के सारे सहखंड बना लो और उन्हें वापस से मैट्रिक्स में सेट कर दो। सारे सहखंड मतलब एक एक अवयव का सहखंड, है ना। सबके माइनर्स बना लो, माइनर सहखंड या माइनर्स, सबके सहखंड बना लो। सहखंड बनाने के बाद में इसका ट्रांसपोज कर दो। ये जो सहखंडों की जो मैट्रिक्स बनी है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाती है, जिसको हम सहखंडज कहते हैं। सहखंडज, सहखंड से बनने वाली मैट्रिक्स सहखंडज, सहखंडज, सहखंड से बनने वाली मैट्रिक्स सहखंडज। ठीक है, आ जाओ अब इसमें ये आ जाओ, ए इंटू एडजॉइंट ए। इसमें कुछ रूल्स है, ये प्रॉपर्टीज है। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए की सारणिक इंटू इकाई मैट्रिक्स। ए को एडजॉइंट ए से गुणा करो, एडजॉइंट ए को ए से गुणा करो, बराबर आता है ए की सारणिक इंटू आई। एडजॉइंट ए बराबर ए की सारणिक की पावर n-1। एडजॉइंट ए के सारणिक का मान, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का मान ए की सारणिक की पावर n-1 के बराबर होता है। अगर आप एडजॉइंट का एडजॉइंट कर देंगे दोबारा से,
एडजॉइंट का एडजॉइंट करेंगे तो ए की सारणी की पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स के बराबर आएगा। एडजॉइंट ए का सारणी का मान निकालोगे तो वो ए की सारणी की पावर n-2 के बराबर आएगा। बड़े खास रिजल्ट है ये, पर कई बार उलझाने के लिए ये रिजल्ट पूछता है, तो आपको ये याद रखने, ठीक है। ये उसके बाद में ये वाला हो गया। ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट का ट्रांसपोज करो, बराबर होता है एडजॉइंट ए बी। ये बड़ा प्यारा रिजल्ट है। ए बी का एडजॉइंट बराबर होता है बी का एडजॉइंट गुणा ए का एडजॉइंट, क्रम बदल जाता है। ऐसे ए की पावर एम का एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकालकर एम पावर कर लो, बराबर होता है के गुणा एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकाल के के की पावर n-1 कर लो, बराबर होता है, ठीक है। इकाई मैट्रिक्स का एडजॉइंट इकाई मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट जीरो मैट्रिक्स होता है। तो ये तो सिंपल रिजल्ट है। ए अगर सममित है तो उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स भी सममित होता है। अगर ए विकर्ण मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट भी विकर्ण मैट्रिक्स होता है। ए त्रिभुजाकार है तो उसका एडजॉइंट भी त्रिभुजाकार होता है। ए अगर अव्युत्क्रमणीय है, ए का इनवर्स नहीं हो सकता, तो एडजॉइंट ए का व्युत्क्रम भी नहीं हो सकता। ये बड़े गहरे बहुत सारे, इनमें ये जो कुछ छुपे हुए रिजल्ट है ना, ये वाले ये बहुत पूछे जाते हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। छोटे छोटे रिजल्ट है ना, ये टुच्चे टुच्चे से, ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। भाई ए बी का एडजॉइंट कितना होगा, फिर 4 ऑप्शन बना देगा, एडजॉइंट ए एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, इस तरीके से आसपास नियर बाय आप ऑप्शन बना लीजिए। तो ये बहुत खास है, बड़े इकट्ठे किए हुए, ढूंढ 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 के मैंने इनको एक ही टेबल में सबको इकट्ठा कर लिया, इसको दोहराओ, है ना। ऐसे ही आप आते हैं इनवर्स के ऊपर। इनवर्स के भी ऐसे ही रूल है, ये इनवर्स मैट्रिक्स जो होती है ए की, उसके रूल। इनवर्स का इनवर्स वापस से ए मैट्रिक्स आ जाता है, इनवर्स का इनवर्स वापस ए मैट्रिक्स आ जाता है। ए के ट्रांसपोज का इनवर्स करो या इनवर्स का ट्रांसपोज करो, बराबर होता है। ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी का इनवर्स ए का इनवर्स। कोई की पावर के करके इनवर्स करो या इनवर्स करके के पावर करो, बराबर होता है। ए इनवर्स का एडजॉइंट एडजॉइंट के इनवर्स के बराबर होता है। इनवर्स का एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट का इनवर्स निकालो, बराबर होता है। ए के इनवर्स के सारणिक का मान या सारणिक के मान का इनवर्स बराबर होता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका विकर्ण A1 A2 A3 है, तो A इनवर्स का विकर्ण में A इनवर्स A की पावर -1 A की पावर -2 A की पावर -3 होगा। ये क्या कर रहा है, इस थोड़ा सा इस गुणधर्म को क्लियर कर देता हूं कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स A है और वो कोई विकर्ण मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स मतलब जिसके केवल विकर्ण में अवयव होते हैं, A1 A2 बाकी सब जीरो है ना, बाकी सब जो भी है वो सब जीरो है। तो इस मैट्रिक्स का जब आप इनवर्स निकालेंगे, अगर इनवर्स पॉसिबल है तो ही निकलेगा, तो 1/A1 1/A2 ये सब बटे में आ जाएंगे, बाकी सब वैसे के वैसे 0 0 0 चलते रहेंगे। यानी विकर्ण मैट्रिक्स का इनवर्स भी विकर्ण मैट्रिक्स होता है, बस उसके जो विकर्ण के अवयव है उन्हें उल्टा कर दो, विकर्ण के अवयवों को उल्टा कर दो। ए अगर सममित है तो ए इनवर्स भी सममित होगा। ए अगर विकर्ण अवयव है और ए के सारणिक का मान 0 नहीं है, तो ए इनवर्स भी एक विकर्ण मैट्रिक्स होगी। अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो भी डायगोनल होगी। अगर ए एक अदिश अवयव है, स्केलर मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स भी स्केलर होगी। ए अगर त्रिभुजाकार है, ए के सारणी का मान 0 नहीं है, तो ए इनवर्स भी त्रिभुजाकार होगी। प्रत्येक व्युत्क्रमणीय अवयव का एक यूनिवर्स मैट्रिक्स जरूर होता है। अगर कोई मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके सारणी का मान 0 नहीं होता। अगर किसी मैट्रिक्स के सारणी का मान 0 नहीं है तो वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होती है। तो चलो वापस से सवालों पे आते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो बताइए ए बी के इनवर्स का स्क्वायर किसके बराबर होगा। ए बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो बताइए ए बी ए इनवर्स का स्क्वायर किसके बराबर होगा। हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टीज आपको परेशान करते हैं ना, प्रूफ कर लो। अगर आपको कोई प्रॉपर्टीज ऐसे लगते हैं कि मैं बार बार भूल रहा हूं, तो भूलने का एक अच्छा इलाज है प्रूफ कर लो, बड़ा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। जहां पे भी आपको कोई ऐसा लगे कि अरे यार ये मुझे, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरा खुद का पर्सनल ये रहता है कि जब मुझे कोई प्रॉपर्टी परेशान करती है, वैसे तो मैं सारी प्रॉपर्टी प्रूफ करता हूँ, ये तो मेरी आदत ही है। जो भी चीज मैं पढ़ता हूँ उसका प्रूफ मैं जरूर करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ करके अच्छा लगता है। मेरे लिए सीधी सी कहानी है कि जब भी मैं कोई चीज पढ़ता हूँ, अगर मैं उसका प्रूफ नहीं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अधूरा अधूरा सा है, मुझे उसकी क्लियरिटी नहीं समझ में आती कि ये कहना क्या चाहता है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ। तो मैं तो हर चीज का प्रूफ करूंगा, जितने भी, अगर ये 15 है बोल के टाइम ज्यादा लगेगा, भैया टाइम तो हमारे पास कभी कम होता ही नहीं है, टाइम को तो हम कम कर देते हैं। वरना तो आज आप 25 साल के हैं या 27 साल के, भगवान ने टाइम तो आपको कम दिया ही नहीं, टाइम तो पर्याप्त ही दिया है, बस आंख लेट खुली है।
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी ए इनवर्स का स्क्वायर। अच्छा, ये जो बात है ए बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कब होता है? ये तभी होता है जब ए बी बराबर बी हो, है ना, क्योंकि ये हमारे नंबरों का नियम है, और हमारे नंबरों का नियम मैट्रिक्सों पे तभी लगता है जब ए बी बराबर बी हो, यानी क्रम विनिमयता हो। अगर क्रम विनिमयता ना होती तो ये कभी नहीं होता, और ये ना होता। अब क्रम विनिमयता है तो हम क्रम को बदल सकते हैं, ए बी को बी ए लिख सकते हैं, ए बी को बी ए लिख सकते हैं, लिख दिया। और जब भी कोई मैट्रिक्स अपनी इनवर्स मैट्रिक्स से गुणा होती है तो वो इकाई मैट्रिक्स बनती है, और इकाई मैट्रिक्स से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बी का स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लॉ ऑफ कैंसिलेशन, लॉ ऑफ कैंसिलेशन, मैट्रिक्सों में गुणा में कैंसिलेशन का नियम हमेशा सत्य नहीं होता, लेकिन एक बार ऐसा है, एक मौका ऐसा है जहां पे ये नियम सत्य होता है। अगर ए बी बराबर ए सी है, आप बिना आंख बंद करके ए को ए से नहीं काट सकते, शर्त है काट सकते हो, छूट मिलेगी, लॉ ऑफ कैंसिलेशन अप्लाई हो सकता है, परंतु शर्त है, शर्त क्या है? ए जो है वो एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो। अगर ए एक इनवर्स मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके सारणिक का मान 0 नहीं होता। अगर ए के सारणिक का मान 0 नहीं है तो फिर आप ए से ए को कट कर सकते हो, ए से ए को कट कर सकते हो। शर्त क्या है? ए की सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए की सारणिक का मान 0 नहीं है तो आप इन्हें कट करके बी बराबर सी लिख सकते हो, शर्त के साथ काट सकते हो, शर्त के साथ काट सकते हो, विदाउट शर्त नहीं काट सकते। इसीलिए जो जब किसी पे शर्त लागू होती है ना, तो फिर हम ये कहते हैं हमेशा सच नहीं है। क्यों? शर्त होगी तो ही सच होगा ना, तो हमेशा तो नहीं होना, फिर इसका मतलब हमेशा तो नहीं होना, या आवश्यक रूप से तो नहीं होना, पक्का तो नहीं होना कि भैया होगा ही होगा। शर्त है, पूरी करो तब कटेंगे, वरना नहीं कटेंगे। इसका मतलब आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, शर्त पूरी है तो कटेंगे, नहीं पूरी है तो नहीं कटेंगे। हमेशा नहीं कह सकते। जैसे जोड़ है, जोड़ में आप हमेशा कह सकते हैं, आप कहते हैं कि हाँ जोड़ में कैंसिलेशन का नियम काम करता है, क्योंकि तब आप देखते ही नहीं है कि कौन ए है, बस कोई शर्त नहीं है। देखो ऊपर लिखी कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं लिखी, सीधा ए से ए काटा बी बराबर सी। सत्य को याद रखो, सत्य वो जो हमेशा सत्य है, वो कोई परिस्थिति या कोई शर्त पे लागू नहीं होता कि ये शर्त लगाओ तब कटूंगा वरना नहीं कटूंगा, है ना, चॉकलेट ला के दो तब तो कटेंगे वरना नहीं कटूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सीधा खाच खाच बी बराबर सी, कोई ए हो कोई जी ए हो कटेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कैंसिलेशन। यहां पे भी लॉ ऑफ कैंसिलेशन लगेगा, लेकिन शर्त के साथ, गुणा में भी शर्त के साथ लगेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे अभी आ गया ए बी बराबर 0, अगर ए गुणा बी 0 है तो इससे क्या नतीजा निकलता है? ए बी अगर दो मैट्रिक्स की गुणा 0 मैट्रिक्स बनाती है तो इससे कौन सा नतीजा निकलता है? तो इससे कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई नतीजा नहीं निकलता। मैट्रिक्सों में आप कोई नतीजा निकाल भी नहीं सकते। अगर दो मैट्रिक्स गुणा करके 0 बनाती है, अगर दो मैट्रिक्स से गुणा करके 0 बनाती है तो क्या कोई नतीजा निकलेगा? नहीं, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। क्या कोई नतीजा निकलेगा? नहीं, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि a गुणा बी 0 आया है तो इससे सारी पॉसिबिलिटीज बनती है कि a 0 हो सकता है, b नॉन जीरो हो सकता है, तब भी ये नतीजा भी निकलता है। ये नतीजा भी निकलता है कि a 0 नहीं हो b 0 हो तो भी 0 आ जाएगा, और a और b दोनों 0 हो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है a और b दोनों 0 ना हो, तो सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब इससे कोई नतीजा निकलता ही नहीं है। कोई नहीं कह सकते, आप बता सकते हैं कौन सी बात सही है? कोई नतीजा नहीं है, बस a गुणा बी 0 है तो a b 0 है, बस इसके अलावा इससे कोई नतीजा नहीं निकलता है, कोई नतीजा नहीं निकला, कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। क्या बोलूं, कौन सा सच है, कौन सा सच है? कुछ भी नहीं कह सकते आप ये भी नहीं कह सकते a 0 है b 0 नहीं है, या ये भी नहीं कह सकते a और b दोनों 0 है। कौन सा सही है भगवान जाने कौन। a b बराबर 0 आया है, a b बराबर 0 तो कैसे भी आ सकता है, तो इससे कोई भी एग्जैक्ट एक नतीजा निकले नहीं, कोई नतीजा, 4 नतीजे निकले, और 4 नतीजे क्या है? चारों में तो सब कुछ ही कवर हो गया, बचा क्या? दोनों 0, एक 0, दोनों 0 नहीं, सारे तो आ गए, फिर बचा क्या? तो इसका मतलब कोई नतीजा नहीं निकला। अगला मैट्रिक्स का
अवकलन, मैट्रिक्स का अवकलन करोगे तो एक बार में एक पंक्ति का अवकलन होगा, एक बार में एक पंक्ति का अवकलन। डिफरेंशिएशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एक बार में एक पंक्ति का अवकलन। जैसे आप पहली पंक्ति का अवकलन कर रहे हो तो पहली पंक्ति का कर दो, बाकी दो को छोड़ दो, फिर दूसरी का कर दो, पहली और तीसरी को छोड़ दो, फिर तीसरी का कर दो, पहली दो को छोड़ दो। बस एक बार में एक पंक्ति का अवकलन करो, जैसे गुणा में हो। इस तरीके से अवकलन काम करता है। आ जाओ अगला सवाल एक ऐसा ही, ए बी बराबर बी है, बी ए बराबर ए है, ए और बी मैट्रिक्स की गुणा बी के बराबर है, बी और ए मैट्रिक्स की गुणा ए के बराबर है, तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा? ये सवाल बड़ा अटपटा सा लगता है मुझे, हर बार आ जाता है, फिर दोबारा जब नया आता है तो फिर से मैं भूल जाता हूँ कि क्या करना है, क्योंकि ये क्या ट्रिकी सवाल होते हैं, ये ट्रिकी सवाल होते हैं, इनको आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते, क्योंकि इनका इसको इसमें से उठाया और उसमें रखा और उसमें से उठाया और उसमें रखा, ये उस टाइप के सवाल है, इसलिए एग्जैक्टली टाइम पे करके ही याद करने पड़ते हैं कि क्या हुआ था, किस में क्या रखा था। लगाओ दिमाग, मजा आएगा, करके मजा आएगा, बस इतना है। इससे शुरू करें, ए बी बराबर बी से, ए बी बराबर बी से शुरू करें, ए का मान यहां से उठा ले, ए बराबर बी ए लिख दे, ठीक है। फिर ए बी का मान रख दें, ए बी का मान ये रख दें, ए बी का मान बी, ये आ गया बी गुणा बी बराबर बी, ये आ गया बी स्क्वायर बराबर बी। ये उठापटक होती है इनमें, ये उठापटक होती है, एक को उठाया फिर उसको रख दिया, फिर वापस वो बन गया, फिर उसको रख दिया। अब इसमें क्या करते हैं, मान लो किसी भी एक से स्टार्ट कर लो, ए बी बराबर बी, ए बी बराबर बी, फिर क्या किया, ए का मान यहां से उठा लिया, ए बराबर बी है, ए की जगह बी ए रख दिया, फिर ये बी ए बी बन गया, फिर ए बी की जगह वापस से बी रख दिया, तो ये बी स्क्वायर बन गया। अब बी स्क्वायर बराबर बी आ गया। ऐसे ही अगर आपने इससे स्टार्ट किया होता दूसरे वाले से, इस सेकंड वाले से स्टार्ट करो, बी ए बराबर ए वाले से, तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, बी का मान रखेंगे, बी का मान ये रहा ए बी, बी का मान ए बी, और फिर बी ए का मान, बी ए का मान ए, ये हो गया ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर बराबर ए, बी स्क्वायर बराबर बी आ गया और ए स्क्वायर बराबर ए आ गया, तो ये ए स्क्वायर यानी ए, बी स्क्वायर यानी बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। तो ये ऐसे तार जुड़ जाते हैं इनके। वापस से तो वही आ गया, वही है या दूसरा है, वही आ गया ना, ए बी बराबर बी, बी ए बराबर वही आ गया, ए प्लस बी। चलो आगे बढ़ते हैं सारणी की तरफ। डिटर्मिनेंट, ए स्क्वायर बराबर ए का ये मतलब नहीं है कि ए कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर वापस उसी के बराबर है, ऐसी मैट्रिक्स को वर्ग सम मैट्रिक्स कहते हैं, ये एक वर्ग सम मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट या सारणिक, डिटर्मिनेंट या सारणिक, सारणिक क्या होती है, अगर आपके पास कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है, हर वर्गाकार मैट्रिक्स एक नंबर के बराबर होती है, एक यूनिक नंबर के बराबर होती है, जिसे हम उसकी सारणिक कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बस एक कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट कि भाई कोई भी वर्गाकार मैट्रिक्स को एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब ये कोई अजीब बात नहीं है, ये हमारे भरी पड़ी है। हम लगातार जब से मानव सभ्यता का विकास के होने के बाद, हम जब से समझदार हुए हैं, हमने सबको नंबर ही नंबर दिए हैं। देख लीजिए, आज अगर आप इर्द गिर्द देखें, कौन सी चीज है जिसको आपने नंबर नहीं दिए? हर चीज को नंबर दिए, हर चीज को नंबर दे। आपका कैमरा 50 मेगापिक्सल, 70 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल,
आपका मोबाइल फोन 12,000, 15,000, 50,000, 7,000, सही है। आपके रैम 2 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB, आपकी स्टोरेज 256 GB, 112 GB, 128 GB, घड़ी में टाइम 8:15, 10:12। क्या ऐसा है जो नंबर में नहीं कन्वर्ट हुए? और जो नहीं हुआ है उसकी भी इसलिए नहीं हुआ है कि अभी हम इतने समझदार नहीं हुए, उन्हें नहीं बदल पाएंगे। बाकी समय जैसे जैसे बढ़ेगा हम हर चीज को अंततः नंबरों में कन्वर्ट कर लेंगे, नंबरों में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत अच्छी मूवी आई थी मैट्रिक्स करके, आप लोगों ने देख, बहुत पुरानी मूवी है, और उसका भी एक नया भी थोड़ा सा 2-3 साल पहले उसका मैट्रिक्स रीलोडेड करके या मैट्रिक्स, मुझे एक्जैक्टली वो याद नहीं है नाम। मैट्रिक्स के 4 मैट्रिक्स थी वो, मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 3, मैट्रिक्स 4, हॉलीवुड की मूवी थी एक। तो उसमें वो दिखाता है कि पूरी जो स्क्रीन होती है उसमें दिखाता है कि नंबर्स है, ये जो चल रहा है ये सारा का सारा नंबर है। और धीरे धीरे हमें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम सारी दुनिया को नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। लास्ट में सब कुछ नंबरों में कन्वर्ट हो जाएगा, सब कुछ। अभी भी आप थोड़ा थोड़ा यकीन तो होने लग गया होगा आपको कि कहीं ना कहीं हम सब नंबर में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारे मोबाइल नंबर, हम खुद आधार नंबर, हमारा फ्लाइट नंबर, ट्रेन नंबर, बस नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं नंबर, खाते में क्या आएगा नंबर, क्या निकलेगा नंबर। तो कहीं ना कहीं आपको इतना समझ में आने लग गया होगा कि कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया नंबर में बनी हुई है, तभी नंबर में बदल पा रही है। अगर नंबर से बनी हुई नहीं होती तो नंबर में बदल कैसे पाती? तो नंबरों में बदल रही है, इसका मतलब गैलीलियो सही थे, पाइथागोरस सही थे, जो ये कहते थे कि ये गणितीय दुनिया है, इस दुनिया को नंबर चलाते और इसको सही में नंबर चलाते। अच्छा, मैट्रिक्स रिकर्शन, हाँ बिल्कुल वो वैसी थी। तो उसमें बिल्कुल वही समझाते हैं कि भैया ये जो दुनिया है ये मायावी है, ये सिमुलेशन है, और ये सब एक प्रोग्राम है जो नंबरों पे बनाया गया। और वो यकीन हो जाता है, आज आप देखोगे आसपास तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सही में ही सिमुलेशन है। तो डिटर्मिनेंट कुछ और नहीं बल्कि उसी को एक आगे बढ़ाने का काम है कि भैया मैट्रिक्स चल रही थी, मैट्रिक्स को आया कि क्यों नहीं मैट्रिक्स को भी एक नंबर बना ले। तो यही इसी को सारणिक कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहते हैं, ए के सारणिक कहते हैं। आपकी मैट्रिक्स है, वो जो सारे नंबर उसके अंदर बिखरे पड़े हैं, उन सारे नंबरों को शकला का बूम बूम फुस पर एक नंबर बना के छोड़ देते हैं, ये कहलाता है सारणिक। ठीक है। अब ये नंबर कोई ऐसा वैसा अधूरा या घटिया नंबर नहीं है, बड़ा कमाल का नंबर, इसमें बहुत सारी ताकत है। ये जो हमने आबरा का डाबरा करके जो नंबर बनाए हैं, किसी सारणी को लास्ट में एक नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ये नंबर कोई साधारण नंबर नहीं है, बड़ा खास है, इसमें खास गुण है ना। सिर्फ आबरा का डाबरा कोई जादू जैसा नहीं है, हमारे गुणधर्म है जो बताते हैं कि ये नंबर कितना खास है। नंबर 1 है ना, ऐसा नहीं कोई सोचे कि बस आबरा का डाबरा किया और एक नंबर बन गया, नहीं, ये नंबर बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ और बड़ा कमाल का नंबर है। कुछ प्रॉपर्टीज देखिए ये आपको समझाएगी। ये नंबर इतना खास है कि अगर आपने उस मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभ बना दिया, मतलब उनको खड़ा कर दिया, तो भी ये नंबर चेंज नहीं होगा, ये नंबर उतना ही रहेगा जितना शुरुआत में था, ये नंबर उतना ही रहेगा जितना शुरुआत में था। अगर आप लेटी हुई पंक्तियों को खड़ा कर दे और खड़ी हुई पंक्तियों को लेटा दे, लेटी हुई पंक्तियों को खड़ा कर दे और खड़ी हुई पंक्तियों को लेटा दे, तो उसके बावजूद भी इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस नंबर का जो भी मान पहले आ रहा था जब सब लेटे हुए थे तब भी वही आ रहा था, और अब सब खड़े हो गए हैं तब भी वही आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो आबरा का डाबरा करके आपने जो नंबर बनाया है, ये नंबर बड़ा कमाल का है। ये खड़े और लेटे होने से कोई फर्क इस पे नहीं पड़ता। अगर आप खड़ा कर दो या लेटा दो, इससे मैट्रिक्स में इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर ज्यों का त्यों रहेगा। उसके बाद में दूसरा नियम कहता है, परगुण नंबर 2 कहता है कि ये नंबर उतना ही रहेगा अगर आपने 2 पंक्तियों को ऊपर नीचे कर दिया, तो ये नंबर तो उतना ही रहेगा, बस इसका चिन्ह बदल जाएगा। नंबर उतना ही रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया, पंक्तियों को ऊपर नीचे कर दिया, मान लीजिए पहले जो भी आंसर आ रहा था, आपने कोई भी 2 पंक्तियां RI और RJ ली और आपस में इंटरचेंज कर दी, या कोई 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिया कि भैया तू यहां खड़ा हो जा, तू यहां खड़ा हो जा। अगर आपने ऐसा किया तो इसका मान माइनस का हो जाएगा, जितना आ रहा था उतना ही आएगा, मात्रा में तो उतना ही आएगा, मात्रा में तो उतना ही आएगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। अगर +5 आ रहा था तो -5 आ जाएगा, -5 आ रहा था तो +5 आ जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। आंकिक मान मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 5 थी तो 5 ही रहेगी, 8 थी तो 8 ही रहेगी, बस चिन्ह बदल जाएगा। इस नंबर में ये भी खास बात है कि पंक्तियों को बदलने पे भी इसके न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह में फर्क पड़ जाएगा। अगला कहता है कि अगर 2 पंक्तियां सेम होगी
अगर दो पंक्तियां या दो स्तंभ सेम हो गए तो इस नंबर का मान 0 आएगा, ये नंबर 0 हो जाएगा। कोई भी दो पंक्तियां सेम होने पर RI और RJ या CI या CJ, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर बराबर हो गए तो इसका मान 0 हो जाता है। अगला गुण कहते हैं, अगर आपने सारणी के किसी भी पंक्ति को या किसी भी स्तंभ को अगर आपने किसी नंबर से गुणा कर दिया, किसी भी पंक्ति को अगर आपने किसी नंबर से गुणा कर दिया तो ऐसा करने पर आपका सारणिक का मान भी उतने से गुणा हो जाएगा। आपने कोई पंक्ति ली RI, ठीक है, मान लो पहले सारणी का मान A था, सारणी के, फिर आप गए और आपने एक पंक्ति को K से गुणा कर दिया या स्तंभ को गुणा कर दिया, कोई भी एक ले लो, हाँ लेकिन लेना एक, कोई भी एक पंक्ति ले लो, एक स्तंभ ले लो, उसको K से गुणा कर दो। K से गुणा करने के बाद अब जो आपको नई सारणिक मिलेगी वो K गुणा हो चुकी होगी। पंक्ति को या स्तंभ को, ये नंबर की खास बात और देखिए, इस नंबर की खास बात ये है कि अगर आपने किसी भी पंक्ति को 5 से गुणा किया तो आपका वो जो आंसर है, जो मान आ रहा है, जो संख्या आ रही है, वो भी 5 गुणा हो जाएगी। पंक्ति को गुणा करने से वो नंबर भी 5 गुणा हो जाता है। सोचिए कितना कनेक्शन है इस नंबर को, कितना, ये जो आबरा का डाबरा करके जो नंबर आता है, इस नंबर में कितनी खास बात है। आपने किसी भी पंक्ति के साथ छेड़खानी की तो वो नंबर भी उतना गुणा हो जाएगा। अगर आपने किसी पंक्ति को आधा किया तो ये नंबर भी आधा हो जाएगा। किसी कॉलम को दुगना किया तो ये नंबर भी दुगना हो जाएगा। किसी कॉलम, किसी भी पंक्ति के साथ अगर आपने किसी भी प्रकार की छेड़खानी की तो वो छेड़खानी आपको उस नंबर में भी दिखाई देगी। देख रहे कितना खास है, क्यों समझना सारणी कितना खास क्यों है। ये सारणिक निकालने का तरीका, कई बार बच्चा जो ना 11th क्लास में, बड़ी क्लासों में आने बाद तो बच्चे सवाल पूछते ही नहीं है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि यही जो बताया जा रहा है बस यही एक सच है, इसके अलावा इसके परे कोई सच नहीं होता। सच सिर्फ इतना है जो हमें बताया गया। लेकिन अभी एक बड़ा कमाल की बात हुई, अभी नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में, उसने एक अलग ही बात कही है। हम जो मानते हैं कि हम तो ये मानते हैं कि सवाल नहीं पैदा करते, सारणिक ऐसे खुलती है तो ऐसी खुलती है, यही एक तरीका है सारणी को खोलने का, दूसरा कोई तरीका नहीं है। जो अभी इकोनॉमिक्स में जो नया नोबेल प्राइज मिला है 2025 वाला, वो एक अलग ही कहानी बता रहा है। वो कहानी बता रहा है कि कोई भी देश केवल तभी तरक्की करता है, तभी वो समृद्ध होता है जब वो इनोवेशन करता है, जब वो कोई नई चीज खोजता है। आप कोई और तरीकों से अमीर नहीं बन सकते, कोई देश विकास नहीं कर सकता बिना इनोवेशन के। बिना इनोवेशन के कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा, वो और भी सरप्राइजिंग है। इनोवेशन करने के लिए आपको पहले पुराने वाले सिस्टम को आग लगानी पड़ेगी। यहां जाके काम खराब। इनोवेशन तो फिर भी हम कर लेंगे, लेकिन हमें कोई कहे कि पुराने सिस्टम को आग लगाओ, ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि इनोवेशन के लिए आपको पहले पुराने सिस्टम को त्यागना होता है। कि नहीं, वो नहीं होता। जैसे टेस्ला बनी तो उसने पेट्रोल और डीजल इंजन को त्यागा कि नहीं, मैं पेट्रोल से और डीजल से गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं बैटरी से चलाऊंगा, जैसे बच्चे चलाते हैं। तो पहले आपको वो पुराने वाले सिस्टम को पूरा छोड़ना होता है। आप चिट्ठियां लिखा करते थे, आपने कहा नहीं, मैं चिट्ठियों को कागज पे लिख के नहीं भेजूंगा, तारों के जरिए भेजूंगा। तो वहां से शुरू होता है इनोवेशन। तो हमारे यहाँ तो जैसे सारणी का मान है, आप में से कितने लोगों ने कभी ये सोचा होगा कि सारणी का मान ऐसे ही क्यों निकलता है, या कोई और दूसरे तरीके से भी तो सारणी का मान निकल सकता है, दूसरे तरीके से क्यों नहीं निकालते, ऐसे ही क्यों निकालते। मतलब कभी सोचने का टाइम ही नहीं मिल पाता। हमेशा यही रहता है कि बस यही एक तरीका होता है, ऐसे ही पढ़ना होता है, पेपर में ऐसे ही आता है, ऐसे सवाल आएगा, सब कुछ पहले से फिक्स है। तो चलो कोई बात नहीं, एक तरीका भी फिक्स है तो चलो इसकी खूबियां तो समझ लो कि ये नंबर भी कोई साधारण नंबर नहीं है। अगर इस नंबर को चुना गया है, इस तरीके को चुना गया, तो क्यों चुना गया है। वैसे सारणी खोलने के हजारों तरीके हो सकते हैं। किसी सारणी को खोलने के हजारों तरीके हो सकते हैं। एग्जाम्पल लो, ये मान लो ये सारणिक है, अभी जो आप तरीका यूज करते हैं वो ये है, 2 3 4 5, जो अभी चल रहा है, जो हम यूज करते हैं, जो हमारी किताबों में, वो ये है, ये वाली गुणा और बीच में माइनस का चिन्ह, 10 माइनस 12 बराबर -2। ये अभी हमारा चलता हुआ पॉपुलर तरीका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही एक तरीका है, कई तरीके बन सकते हैं। नया तरीका नंबर 1, अभी हाथों हाथ बनाए हुए तरीका नंबर 1, सबको जोड़ दो, 2 + 3 + 4 + 5। तरीका नंबर 2, सबकी गुणा कर दो, 2 × 3 × 4 × 5। तरीका नंबर 3, सबका स्क्वायर करके जोड़ दो, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। कितने तरीके बना सकते हो,
बोला अनगिनत। कितने तरीके बना सकते हो? अनगिनत तरीके बना सकते हो। अनगिनत तरीके से आप सारणिक को सॉल्व कर सकते हैं, अनगिनत तरीकों में से। अब बात ये समझे कि जो मैंने आपको और तरीके बताए हैं, ये तरीके पॉपुलर क्यों नहीं हो रहे? ये तरीकों में और इस तरीके में खास बात क्या है? बस यही है, ये जो मेरे तरीके हैं, इन तरीकों में तरीके ये भी हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ खास बात मिल जाएगी, लेकिन ये जो तरीका अभी पॉपुलर है, जो चल रहा है सारणिक का, इसमें जो कमाल की बातें मैं भी आपको ये पढ़ा रहा हूँ, P1, P2, P3, P4, P5, ये जो इतनी खूबियां हैं, ये खूबियां अभी फिलहाल इसके पास है। ये इसलिए ये तरीका अभी टॉप कर रहा है, अभी ये राज कर रहा है। जैसे कभी पेट्रोल इंजन काम कर रहा था, कभी पेट्रोल इंजन राज करता था दुनिया पे, फिर अब बैटरीज आने लग गई, अब ईवी आने लग गया, अब ईवी राज करेगा, कल हो सकता है सोलर आने लग जाए, समय समय की बात है। तो अभी ये तरीका दुनिया पे राज कर रहा है कि सारणिक निकालने का ये तरीका है। हो सकता है आप में से कल कोई आए और इससे भी एक बेहतर तरीका दे दे सारणिक निकालने का। ये देखो, ये वाला तरीका, इसमें तो कितने 6 प्रगुण थे, 6 विशेषताएं थी, मैं लाया हूं 50 वाली, वो चल जाएगा। जैसे मशीनें आती है, वॉशिंग मशीन, पहले हाथ से धोते थे, फिर सेमी ऑटोमेटिक आने लग गई, फिर ऑटोमेटिक आने लग गई, ठीक है ना। तो यही इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहां से सवाल पैदा होते हैं और फिर से नई चीजें निकलती है। लेकिन अभी जो आप तरीका यूज कर रहे हैं, इससे क्यों चुना गया है, ये इतना राज क्यों कर रहा है, ये इतना किताबों में क्यों छपाता है? क्योंकि इसके पास ये कुछ खास बातें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब जैसे चौथा प्रगुण है, वो आपको कहता है कि भाई आप सारणिक में जाओ और सारणिक के किसी भी पंक्ति को किसी नंबर से गुणा कर लो, तो आपका ये नंबर भी उतने से गुणा हो जाएगा। किसी कॉलम में अगर आपने किसी का भाग दे दिया, तो इस नंबर में भी उसका भाग लग जाएगा। एग्जैक्टली जो आप पंक्ति के साथ करोगे या स्तंभ के साथ करोगे, वो इस नंबर के साथ भी होता हुआ दिखाई देगा। प्रगुण नंबर 4। प्रगुण नंबर 5 कहता है किसी पंक्ति या प्रत्येक अवयव को दो पदों के योग के रूप में व्यक्त किया जाए, तो आप इसे दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई भी पंक्ति ये आपकी 3 पंक्तियां हैं, या कोई भी स्तंभ, क्योंकि जो नियम पंक्तियों पे लागू है वो स्तंभ पे भी लागू है। अगर आप किसी भी एक पंक्ति को चुने और उसे दो दो के जोड़ के रूप में लिखें, कोई भी पंक्ति को चुना, जैसे इसको चुना और 2 के जोड़ में लिख लिया, जैसे 5 लिखा हुआ है तो 5 को आपने 2 + 3 लिख लिया, इसको मान लो 4 था, 3 + 1 लिख लिया, यहाँ पे 7 था तो आपने 5 + 2 लिख लिया। किसी भी पंक्ति को अगर आप 2 2 के जोड़ के रूप में लिख लेते हैं, 2 2 के जोड़ के रूप में लिख लेते हैं, तो आप इन्हें दो सारणिकों में अलग अलग तोड़ सकते हैं। 2 3 5 और ये 3 1 2, बाकी ये दोनों वाले तो सेम वैसे के वैसे आ जाएंगे। यानी एक पंक्ति को 2 भागों में तोड़ने पर ये नंबर भी 2 भागों में टूट जाएगा। जब आपकी कोई पंक्ति, किसी पंक्ति को आप टारगेट करके 2 भागों में डिवाइड करोगे, तो आपकी वो नंबर भी जो है, मान लो वो अगर 10 था तो वो 10 भी 2 भागों में टूट जाएगा। जिस तरीके से पंक्ति टूटेगी वैसे उस अनुपात में आपका नंबर भी टूट जाएगा। गुणधर्म नंबर 5, 5वां नंबर, यानी पंक्ति को तोड़ोगे तो आपका नंबर भी टूटेगा। वो 10 था, अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मान लो 10 था तो 10 के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, 8 + 2 या 7 + 3, कुछ भी हो उस तरीके से। जिस तरीके से आपकी पंक्ति टूटेगी वैसे आपका नंबर भी 2 नंबरों में टूट जाएगा। छठा गुणधर्म जो इसे सबसे खास बनाता है, ये गुणधर्म जो इसे सबसे खास बनाता है, ये कहता है इंटरनली अगर आप अंदर सारणिक की पंक्तियों को आपस में जोड़ते हो या घटाते हो या किसी गुणा करके जोड़ते या घटाते हो, तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यानी इस नियम को जिसने भी बनाया है उसने सबसे कमाल की चीज यही की है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये सारणिक का तरीका जो है, जिस तरीके से अभी हम सारणिक का मान निकालते हैं तिरछा गुणा वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके पास ये ताकत है, ये इंटरनली अनअफेक्टेड रहता है। आप अंदर कोई भी 2 पंक्तियां आपस में जोड़ दो, घटा दो, 2 3 4 5 2 1 3 1 2, आप अंदर कितनी भी छेड़खानी करो, इससे आप इसका आंसर नहीं बदल सकते। अंदर के नंबरों के साथ आप कुछ भी छेड़खानी करो, इसमें से ये घटा दो और इसमें ये जोड़ दो
उसमें से 5 से गुणा करके जोड़ दो और 5 से गुणा करके घटा दो, ऐसा कुछ भी आप चाहे अनगिनत बार करो, अगर इसका आंसर 5 आ रहा है तो वो 5 ही आता रहेगा। वो जो नंबर है वो नंबर अनअफेक्टेड रहेगा, अंदर इंटरनली ऑपरेशन से अप्रभावित रहता है। अंदर आप ऑपरेशन करें, ऑपरेशन कौन सा? जोड़ और बाकी का। आप चाहे पंक्तियां जोड़ो, चाहे पंक्तियां घटाओ, चाहे किसी से गुणा करके जोड़ो घटाओ, आप इस नंबर को चेंज नहीं कर सकते। इंटरनली आप इस नंबर को चेंज नहीं कर सकते। ये सबसे पावरफुल गुणधर्म है। तो देखा, ये सारणी का ये वाला तरीका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके पास एक अलग पावर है। इतने 6 गुणधर्म, आप और सारणी खोलने के तो 50 तरीके बना सकते हो, लेकिन इतनी ताकत वाला तरीका कहां से लाओगे? 1 5 पाई log e 5 अंडर रूट पाई log 10 5 e, इसका मान कितना आ जाएगा? देखो ये आ गया आपका कितना? log e e, log e e का मान 1, log 10 10 का मान 1, log 10 10 का मान 1, 1 1 1, 5 5 5 5 पाई अंडर रूट पाई, और ये आपका ये देखो 2 कॉलम सेम आ गए, 2 कॉलम सेम हो गए। कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 सेम है, मतलब सेम है तो नहीं। 5 कॉमन निकाल लो, 5 कॉमन निकाल के फिर देखो, बोले हाँ सेम है। 5 कॉमन निकलते ही ये सेम आ जाएगा। 2 कॉलम सेम हो गए तो सारणी का मान 0। दो 265 240 219। अब जो गुणधर्म का नंबर छठा गुणधर्म है वो हमें समझाता है कि आप नंबरों के साथ कितनी भी छेड़खानी करो, इसका आंसर जो आएगा वो आता ही रहेगा, वो कभी नहीं बदल सकता। आप इन नंबरों को छोटा कर सकते हैं, आप इन नंबरों को छोटा कर सकते हैं, आप आपस में घटा के इन नंबरों को परस्पर छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप क्या नहीं बदल सकते? इसका आंसर नहीं बदल सकते। इसका आंसर अगर के आ रहा है तो वो के ही आता रहेगा। अगर वो के आ रहा है तो वो के ही आता रहेगा। तो बढ़िया, चलो आ जाओ, इस गुणधर्म का इस्तेमाल करते हैं भरपूर। R1 में से R2 घटा के थोड़ा छोटा करते हैं इसको। पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाने पर, फिर दूसरी में से तीसरी घटा दो और कम हो जाएगी। पहली में से दूसरी घटा दो और दूसरी में से तीसरी घटा दो, नंबर छोटे हो जाएंगे। 265 में से 240 गए 25, 15 और 21। फिर 240 में से 19 गए 21, 27, 1, फिर आ गया 219, 198 और 181। ऐसा करने पर भी इसका मान अभी भी नहीं बदला है, अभी भी इसका मान इतना ही है। ठीक है, अगर और किसी का और कुछ घटा ले और छोटा कर दे तो कॉलम वाइज कर लो, कॉलम वाइज घटा के और छोटा कर लो। C1 माइनस C2, पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम घटाने पर, फिर दूसरे कॉलम में से तीसरा कॉलम, पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम घटाने पर 10, 21 में से 7 गया -6, 219 में से 98 गया ये 21, 10 माइनस 6 21, और ये घटाया माइनस का 6 10 और 17, 21 17 181। देखो घटाया सही है ना मैंने? मैंने घटाया सही है ना? और घटाएं और छोटा करें, एक बार फिर घटा दें,
कोई कॉमन निकल रहा है, कुछ और निकल रहा है तो भाग दे दो। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं। विस्तार करूंगा तो अभी भी नंबर बड़े बड़े हैं। सही है, चलो और छोटा करें। अगर और छोटा करें तो कितना हो जाएगा? अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। फिर से कॉलम C1 प्लस C2 करने पर और C2 प्लस C3 करने पर ये हो गया 4, ये हो गया 4। ठीक है, अब कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लो। इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है। फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन, दूसरे कॉलम में से 3 कॉमन। दो कॉमन, 3 कॉमन, 2 2 19, 5 9, 6 3 18 66। अब तो विस्तार करना ही पड़ेगा ना। कोई और भी है क्या? विस्तार कर दूं अब इसको? अब खोल दें? या और घटाएं इसको? एक राउंड और काट लें घटाने का। अब इसको गुणा करके घटा दे। 8 दूनी 16 और 8 नीम 72 और 8 से इसको गुणा करूं 8 2 7 56 6। या विस्तार कर दे। C3 को छोटा कर लेते हैं। C3 थोड़ा बड़ा, ये जो R3 है ये बड़ा रो है। इस बड़े रो को कम करने के लिए R3 माइनस 8 R1 कर लो, 8 R2, 8 से गुणा करके घटाने पर, ताकि छोटा हो जाए। 2 5 21, 2 9 17 18, 8 दूनी 16, 16 गया तो ये हो जाए 3, 72, 66 में से 72 गए माइनस का 6 और फिर 181 गुणा 8, 8 2 7 56, 5 8 5 13, 136। ये 136, 181 माइनस 136, 55। अब विस्तार कर लो। और छोटा करना चाहो और छोटा कर लो, और छोटा करना चाहो और छोटा कर लो, क्योंकि नंबर्स है, छोटे पे छोटे, छोटे पे छोटे, जितना चाहे बना सकते हो। अभी जैसे कॉलम नंबर 1 को लो, 8 से गुणा करके या 9 से गुणा करके, 9 से गुणा करके घटाने पर, 9 से गुणा करके घटाओगे कॉलम 1 कॉलम 3 तो 8 दूनी हो जाएगा 18, 21 में से 18 गया 3, 16 गया 1, 18 9 से कर रहे हो ना, 9 से कर रहे हो 27 हो गया, 27 घटाओगे तो ये हो जाएगा कितना 28, ये 28 और गुणा हो जाएगा। ठीक है, कितना आया आंसर? आंसर कितना आया? अब जो मेन चीज जो मैं आपको कह रहा था कि आप अंदर के नंबर बदल रहे हैं, अंदर के सारे नंबर बदल रहे हैं, है ना। आपने अंदर के सारे नंबर बदले। शुरुआत करो जहां से शुरू हुआ था, वहां वाले तो नंबर ही नहीं है, वो सारे सारे के सारे नंबर इंटरचेंज हो गए। लेकिन पता है क्या चेंज नहीं हुआ? वो है उत्तर। उत्तर कभी चेंज नहीं होता। क्या अभी भी 0 आ रहा है? तो ये आंसर हो गया। तो ये इस गुणधर्म की ताकत है कि भाई नंबर्स आप अंदर के नंबरों को पूरी तरीके से बदल सकते हो, परंतु बाह्य नंबर जो है इसका जो सारणिक का मान है उसे आप
बिना प्रभावित किए ही चलता रहेगा सब कुछ। तो सोचिए कितना यूनिक नंबर बनता है। सारणिक इतना यूनिक क्यों होता है? ओमेगा इकाई का घनमूल है। अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ? 0। ओमेगा क्यूब कितना हुआ? 1। सारणिक का मान निकालो इसके। बिल्कुल आसान है, सारणिक का मान हो जाएगा 0, क्योंकि अगर मैं तीनों रो को जोड़ दूं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ऐसा कर सकता हूं, है ना। अंदर की पंक्तियों को जोड़ो चाहे घटाओ, चाहे गुणा करके जोड़ो घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर जो आना है वही आएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। अब आपकी जो एक पंक्ति है ये पूरी 0 हो गई, और एक पंक्ति 0 होने से जब आप गुणा करोगे तो वो सबको 0 बना देगी। आपकी पहली पंक्ति 0 0 एंड 0। अगला सवाल, ये सवाल किसके बराबर है? माइनस ए स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर है? ये जो गुणधर्म का सवाल है ना, इन पे एक सवाल हमेशा आता है, हमेशा गुणधर्म पर आधारित एक सवाल पेपर में जरूर पूछा जाता है। अब इनमें कई बार ये होता है कि इनमें जुगाड़ काम कर जाते हैं, इनकी अच्छी बात ये होती है इनमें जुगाड़ काम कर जाते हैं। अगर सवाल थोड़ा सा भी हल्का बनाया तो जुगाड़ इन पे काम कर जाता है। जैसे यहाँ पर आप एबीसी का मान रखिए, एबीसी का कोई मान रख लो, इसको सॉल्व कर लो, एबीसी का मान रख के ऑप्शन को सॉल्व कर लो, फिर जो मैच करे वो उत्तर हो गया। लेकिन एबीसी का मान ध्यान से रखिएगा, या आपने एबीसी का कोई मान रखा, इसका उत्तर 8 आया, ऑप्शन नंबर ए भी 8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी 8 आ रहा है, फिर वो अटक जाएगा। तो इसलिए एबीसी का मान रखते टाइम थोड़ी सावधानी बरती है बस। बाकी ये सवाल जुगाड़ों से हो जाते हैं। अगर अच्छा सवाल नहीं बनाया तो, अच्छा सवाल बनाया तो उसमें तो जुगाड़ काट के चलेगा वो, है ना। अच्छे सवाल में तो जुगाड़ को काट के चलेगा। तो अगर इसमें आप देखो, पहली पंक्ति में ए कॉमन है, पहली पंक्ति में ए कॉमन है, दूसरी पंक्ति में बी कॉमन है, तीसरी पंक्ति में सी कॉमन है। तो ए बी सी कॉमन निकाल लो। पहली पंक्ति से ए, दूसरी पंक्ति से बी, तीसरी पंक्ति से सी कॉमन लेने पर ये हो गया माइनस ए बी और सी। यहां से बी कॉमन लिया है तो ए माइनस बी सी। यहां से सी कॉमन लिया है तो ए बी माइनस सी। अब आप एक एक कॉलम पे चलिए। पहली पंक्ति में से ए कॉमन, पहले कॉलम में से ए कॉमन, दूसरे कॉलम में से बी कॉमन, तीसरे कॉलम में से सी कॉमन। तो ए बी सी फिर कॉमन आ जाएगा, तो बाहर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो गया माइनस एक एक एक, एक माइनस एक एक, एक एक माइनस एक। अब विस्तार करना चाहो तो विस्तार कर लो, और अभी भी एक गुणधर्म लगाना चाहो, नंबरों को थोड़ा छोटा करना चाहो तो कर सकते हो। R1 R2 को जोड़ने पर 0 0, अगर मैं R1 R2 को जोड़ दूं तो 0 0 2, फिर इन दोनों को जोड़ दूं लास्ट वाली दो को 0, ये आ जाएगा 2 0 0, 1 माइनस 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये 0 केवल 2 वाला बचेगा, 2 2 माइनस 0, ये हो गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये रहा। जैसा कि मैंने कहा कि इन सवालों को आप जुगाड़ से भी कर सकते हैं, और इसके जुगाड़ की प्रैक्टिस खूब सारी करिएगा इनके, क्योंकि इनमें से सवाल पेपर में आएगा। और इसमें आपको सही एबीसी का मान रखना है, बस सही एबीसी का मान रखना है, ऐसा एबीसी रखना है जिससे टकराए नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ए का मान 0 मत लीजिएगा। क्यों नहीं ले? क्योंकि ए का मान 0 लेने पर ये 0 ये 0 ये 0, आपके ऑप्शन टकराने लग जाएंगे। तो कोई भी, अच्छा ए बी सी 1 1 मत लीजिएगा, क्योंकि 1 1 रखने पर फिर टकराएंगे। ए बी सी 1 रखोगे, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया,
तो ऐसा एबीसी मत रखिएगा जिससे ऑप्शन आपस में टकराएं, कुछ ऐसा एबीसी रखो जिससे अलग हो जाए, ठीक है ना। जैसे ए का मान 2 रख लिया, अब बी का मान 1 रख लिया, सी का मान 1 रख लिया। अब देखो, अब नहीं टकरा रहा। कुछ ऐसे एबीसी रखो जिससे ये आपस में टकराए नहीं। ए बराबर 2 रख लिया, है ना, ए बराबर 2 रख लिया, बी बराबर 1 और सी बराबर 1। अब ये चारों में अलग अलग आएगा। देखो, इसमें 8 आएगा, इसमें 16 आएगा और इसमें भी 16 आएगा। टकरा गया, यहां टकरा गया। तो ए का मान 2, बी का मान 2, सी का मान 1। इसकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। ए का मान 2, बी का मान 2, सी का मान 1। समझ में आ गई बात? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीजों की प्रैक्टिस इन सवालों में खूब सारी करिए कि ऑप्शंस आपस में बिगड़े नहीं, आपस में टकराए नहीं, अलग से आपको आंसर दे दे। बाकी जुगाड़ इनमें काम करते हैं। इनमें आपको ज्यादातर सवाल ऐसे आते हैं जो सिंपल होते हैं, जिनमें खाली आप एबीसी का मान प्रॉपरली रखो, ऑप्शन ना टकराए, सवाल सॉल्व कर लो, ऑप्शन देख लो, फिर दोनों को कनेक्ट कर दो, ये काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब ये सवाल देखो। अब इन सवालों को करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो अपने मेन तरीके से जाओ, एक अपने मेन तरीके से जाओ, है ना, एक अपने मेन तरीके से जाओ, एक जुगाड़ से जाओ। तो आप इसमें दोनों ही तरीकों को जगह दो। तो पहले कॉलम को जोड़ लें। कॉलम C1 और C3 को जोड़ने पर, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम जोड़ने पर ये आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। y² प्लस z² प्लस x², z² y² प्लस z², z² प्लस x²। ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आते यहां पर 1 1 1 बचेगा, जिससे आपका कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 सेम हो जाएगा, एक कॉलम नंबर 2 सेम हो जाएगा। और ऐसा करने पर इसका मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, लेकिन फिर से मैं आपसे कहूंगा जुगाड़ों को साथ में प्रैक्टिस करके चलिए, क्योंकि इन सवालों में आज तो ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है। आगे अच्छे सवाल आएंगे तो उनके अंदर गुणधर्म को सोच पाना, जल्दी से गुणधर्म तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं होगा। जल्दी से आप उसके गुणधर्म को पकड़ पाएंगे इतना आसान नहीं होगा। बहुत अच्छा सवाल आएगा तो गुणधर्म बहुत उलझा के आएगा, तो वहां पे हम गुणधर्मों से नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि हम जुगाड़ों को धार तेज करके रखें, वहां पे जुगाड़ लगा दें। ठीक है, ये रहा एबीसी वास्तविक संख्याएं हैं, तो बताइए इस सारणी का मान कितना होगा। अब टाइम पे आपको गुणधर्म याद आ रहा है तब तो गुणधर्म लगाइए, नहीं याद आ रहा है तो जुगाड़ लगाइए। ठीक है ना, गुणधर्म याद आ रहा है, कौन से गुणधर्म आप यहाँ पे लगाएंगे और काम कर जाएंगे, कौन से गुणधर्म आप यहाँ पे लगाएंगे और काम कर जाएंगे। अगर ध्यान आता है तो लगाओ, नहीं ध्यान आ रहा है तो जुगाड़ लगाओ। जैसे मुझे लग रहा है कि गुणधर्म याद आ रहा है कि एक तो हम ये लगा सकते हैं कि C1 प्लस C2 प्लस C3। एक तो अगर हम ये लगा दे, देखो गुणधर्म ध्यान आ रहे हैं तो गुणधर्म लगाओ, नहीं ध्यान आ रहे हैं तो बैठे बैठे गुणधर्म सोचोगे, टाइम बर्बाद होगा। तो इससे अच्छा कैलकुलेशन की तरफ मुड़ जाओ। C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जोड़ने पर आपके पास आ जाएगा A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया, 1 1 1 आ गया। एक रूल तो ये लगाओ, एक रूल आप ये लगाओ कि C2 प्लस 2C3 लगाओ। C3 को 2 से गुणा करके C2 में जोड़ दो, C3 को 2 से गुणा करके जोड़ दो। ऐसा करने पर ये आपका आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, जिससे आपके 2 कॉलम सेम हो गए। कॉलम नंबर 1 ABC कॉमन निकाल लो तो कॉलम नंबर 2 सेम हो गए, आंसर 0। लेकिन फिर से वही बात, आपको पहले याद होना चाहिए,
आपको ये दिखना चाहिए कि अच्छा ये गुणधर्म लगाऊंगा और मैं उत्तर पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर आपको गुणधर्म नहीं दिख रहा है, अब जैसे ये C2 + C2 C3 करना था, क्या ये आपको पता लग रहा था? लग रहा था तो ठीक है, नहीं लग रहा था तो A B C का मान रखो, लेकिन ऐसा रखो जिससे ऑप्शंस ना टकराए, ऑप्शंस ना टकराए। A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, या A बराबर -1 है ना, A 0 भी ले सकते हो, A बराबर 0, B बराबर 1, इससे भी शायद नहीं टकराएंगे, C बराबर 2, A0 B1 C2। हाँ, गुणधर्म सही है अगर पकड़ में आ रहा है तो, अगर आपको पकड़ में आ रहा है तो ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं पकड़ में आई, मान लो ये आपको पकड़ में आ गया, इस एक से काम नहीं चल सकता था, इस एक से काम नहीं चल सकता था। अगर आपको दूसरा नियम पकड़ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो फिर ये सवाल अटका रहता, और अटकने अटकने में आप 1 मिनट निकाल देते, इतने में 1 मिनट में कैलकुलेशन हो जाते। कई बार हमें लगता है कि वो ज्यादा लंबा है, लंबा नहीं है, करके तो देखो, ऑडिट तो करके देखो, करके देखो। हम इसे मान के चल रहे हैं हम लोग कि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। कई बार हम सोचने में इतना टाइम खराब कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम सोचने में इतना टाइम खराब कर रहे हैं। यकीन मानिए ज्यादा टाइम खराब करता है। आप सोचते रह रहे हो, सोचते रह रहे हो, आपको लगता है कि टाइम रुका पड़ा है, बस खाली मैं सोच रहा हूं, बस दुनिया रुक गई है। नहीं रुकती, वो ज्यादा तेजी से चलती है। तो बेहतर है कि अगर आप ये ज्यादा देर टाइम ना लगाएं, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कैलकुलेशन पे चले जाइए, ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं सोच पाए तो कैलकुलेशन वाला आपको उत्तर देगा ही देगा, कैलकुलेशन वाला आपको उत्तर देगा ही देगा। ये हो सकता है धोखा दे जाए, नहीं दिमाग में आए, 1-2 मिनट तक आपके दिमाग में नहीं आए, फिर आपको कैलकुलेशन वाले पे जाना पड़े। ठीक है ना, आप खुद से तय करो कि आपके लिए बेटर कौन सा है, और इन सवालों को देख के अभी जज मत करिएगा, क्योंकि अभी थोड़े ठीक ठाक सवाल चल रहे हैं जो आराम से आपको देख के गुणधर्म के बारे में पता लग रहा है। 1 1 1 BC CA AB, ये सवाल तो एकदम सीधे से ही है। तो यहां पे अगर मैं कॉलम नंबर 2 को और कॉलम नंबर 3 को जोड़ दूं, कॉलम नंबर 2 और 3 को जोड़ दूं और फिर कॉमन ले लूं, तो मेरे 2 कॉलम सेम हो जाएंगे, BC प्लस AB प्लस AC। अब इस तीसरे कॉलम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम इसे कॉमन निकाल लें तो ये 1 1 1 हो जाएगा, आपका कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 सेम हो जाएगा, जिससे आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगर इस सारणी का मान k है तो बताओ इस सारणी का मान कितना होगा। पहली पंक्ति में से 2 कॉमन है, निकाल लो। दूसरी पंक्ति पहले कॉलम में से 3 कॉमन है, निकाल लो। तो बाहर 2 कॉमन आ जाएगा और कॉलम वाइज 3 कॉमन आ जाएगा। तो पंक्ति वाइज 2 कॉमन आने पर 3A B C, फिर 3 कॉमन लेने पर दोनों एक साथ निकाल रहा हूं। अच्छा, निकालना नहीं चाहिए, ये वही वापस से बन गई, ये आ गया 6 और k आ गया। x का मान बताइए, x प्लस ए बी सी, सी एक्स प्लस बी ए बी एक्स प्लस सी। तो अगर हम यहाँ पे तीनों रो को जोड़ दें, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमें मिल जाएगा x प्लस ए, नहीं
हमें जोड़ने पड़ेंगे कॉलम को, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को जोड़ने पर, जिससे हमें मिल जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। जिससे आपका ये कॉमन आ जाएगा, बराबर में 0 है तो x का मान भी आपको मिल गया। ये आ गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और फिर आपके पास आपकी सारणिक बच जाएगी बराबर 0, x का मान आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये आंसर हो गया। ना, रट लेने से काम नहीं चलेगा, रट लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी आप सवाल कर रहे हैं ये एग्जैक्टली ऐसे सवाल पेपर में रू बदल के आएंगे, तो रू बदल के आएंगे तो रटा हुआ आपके काम नहीं करेगा, रटा हुआ काम नहीं करेगा। जैसे अभी इसमें x आ रहा है, इसमें y आ रहा है, इसमें z आ रहा है, उसमें x y z नहीं आएगा। या हो सकता है कि ये सवाल में 2 कॉमन निकल रहा है, उसमें 4 कॉमन निकले, या हो सकता है उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। हाँ, आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा, सवाल में ढूंढना पड़ेगा, सवाल को समझा कैसे जाता है, सवाल को चालू कैसे किया जाता है, कहां से पकड़े सवाल को, इनकी गर्दन कहाँ है। ठीक है ना। शेर को देखा, शिकार करते हुए देखा, अभी नेशनल ज्योग्राफी पे आप लोग बचपन में कभी देखते हो, तो शेर जो शिकार करता है वो गर्दन देखता है, जो जहां से जानवर सांस लेता है ना, उसको एक बड़ी पहचान होती है कि कोई भी जानवर हो, उसे पता होता है कि जानवर की गर्दन कहाँ है, जहां से वो सांस ले रहा है, और वो सीधा वहां हाथ डालता है, क्योंकि उसे पता है कि जानवर को, इतने बड़े जानवर को घाव किया जा सकता है, घाव किया जाए, घाव से मरेगा नहीं बल्कि मुझे घायल कर देगा, तो वो सीधा का सीधा अटैक करता है उसकी नली के ऊपर, और देखता है वो कहाँ है ना। तो बड़े, सबसे बड़े प्रेडिक्टर में इन्हीं को माना जाता है, शेरों को। शेरों में ये समझ होती है कि एक जानवर सांस कहाँ से लेता है, और वो उसी पे अटैक करता है। तो हर सवाल की एक जगह है जहां से वो सांस ले रहा होता है, उसको वहां पकड़ना होता है। आपको सवाल कराने का मकसद यही है कि उस नस को पकड़ो जहां से वो सांस ले रहे हैं। अब आपको कि हम रट लें, ये देखो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, दिख रहा है, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, दोनों से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, ये 4 बच जाएगा, 4 डेल्टा आ गया। ये इंपॉर्टेंट रूल, एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अगर आपने कोई मैट्रिक्स ए को के से गुणा किया और फिर सारणिक का मान निकाला, पहले के से गुणा किया और फिर सारणिक का मान निकाला, या आप चाहते हैं कि पहले सारणिक का मान निकालूं, तो उसको आपको k की पावर n से गुणा करना पड़ेगा। या इसे यूं समझ सकते हो कि k कोई संख्या है और उसे सारणिक से बाहर निकालना चाहते हो, तो वो k की पावर n हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाहर आके k हो जाएगा, नहीं, अगर सारणिक से बाहर आ रहा है, ये कोई मोड नहीं है, पहले तो क्लियर रखना, ये मोड नहीं है, ये सारणिक है। मोड के चिन्ह भी यही होते हैं, सारणिक के चिन्ह भी यही होते हैं, लेकिन फिर भी रात दिन का अंतर है। मोड का काम है माइनस को प्लस करना, सारणिक का काम माइनस प्लस नहीं है, सारणिक का काम है उसका मान निकालना। तो सारणिक अलग चीज है, मोड अलग चीज है, ये मोड नहीं है, सारणिक है। तो अगर कोई नंबर सारणिक से बाहर आना चाहता है तो k की पावर n हो जाएगा। ये n क्या है, मैट्रिक्स का साइज, 3x3 का है तो n का मान 3 हो गया, 4x4 का है तो n का मान 4 हो गया। ठीक है, ये रूल नंबर 1 होता है। रूल नंबर 2 होता है a की पावर n, किसी मैट्रिक्स की n पावर करके सारणिक निकालो, या सारणिक निकाल के n पावर करो, बराबर होता है। 2 मैट्रिक्स की गुणा करके सारणिक निकालो, या सारणिक निकाल के गुणा कर लो, बराबर होता है। तो ये 3 बड़े खास गुणधर्म है जिनके ऊपर अभी हाल फिलहाल में भी एक सवाल पूछा गया था। क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा गलती करता है कि 5 को सीधा बाहर निकाल देता है, 5 5 बाहर निकल गया, उसका फायदा पेपर उठाता है ना। हमें लगता है ना मोड में हमने पढ़ा हुआ है 2 है तो 2 को बाहर निकाल दो, 5 है तो 5 को बाहर निकाल दो, लेकिन ये मोड नहीं है बल्कि ये सारणिक है। ये गुणधर्म सिर्फ इतना ही है कि भी कोई नंबर है वो अगर बाहर निकालना चाहते हो आप, 5 गुणा ए है, तो ऐसा नहीं है कि 5 यूं बाहर आ जाएगा, ये हो गया 5, ये हो गया ये, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। आपके अगर मैट्रिक्स का साइज 3 गुणा 3 का है या n गुणा n का है, तो अगर 5a है
तो 5 जब सारणिक से बाहर आएगा तो 5 की पावर n होगा। ठीक है, अब सवाल पे आ जाओ। ए की सारणी का मान 5 है, ये मान आपको बताना है कि कितना होगा। तो दोनों तरफ b बराबर है 4a²। दोनों तरफ सारणी का मान लेने पर b के सारणी का मान, अब यहां पे जाके आपको नियम की जरूरत पड़ेगी। 4 बाहर आएगा, लेकिन रुको, 4 बाहर आएगा, 4 की पावर बाहर आएगी। 4 b और a का साइज क्या है, 3 गुना 3 का, तो बाहर आएगा 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 बाहर आएगा। ठीक है, अब हमने गुणधर्म एक ये पढ़ा था कि a का स्क्वायर करके सारणिक निकालो या सारणिक निकाल के स्क्वायर करो, एक ही बात है। तो हम सारणिक लेकर स्क्वायर करेंगे। अब हमें दिया हुआ है कि a की सारणिक का मान 5 है, ये 5 का स्क्वायर हो गया, 64 गुणा 25 हो गया, ये 1600 हो गया। ये है इस सवाल का आंसर। अगर आपने कुछ भी गलत किया तो आपके लिए गलत के लिए भी आंसर था। अगर 4 बाहर निकाल देते, अगर आप 4 बाहर निकाल देते, डायरेक्ट 4 बाहर निकाल देते, फिर 25 इंटू 4 करते, 100 आता, 100 ये रहा। ठीक है ना, तो यही इन सवालों को बनाने का मकसद यही होता है कि बच्चा नॉर्मली डायरेक्ट 5 बाहर निकाल देता है, डायरेक्ट 4 बाहर निकाल देता है, ये सोचते हुए कि जैसे मोड में होता है, मोड में आपका नंबर बाहर आ जाता है, मोड में आ जाता है, सही बात है, मोड में आ जाता है, लेकिन ये मोड थोड़ी है, ये मैट्रिक्स है, सारणिक है, ये सारणिक का है, इसीलिए तो ये मोड के चिन्ह है ना। इसलिए आप अच्छी किताबों में देखोगे तो किताबें परहेज करती है डंडे लगाने से, उन्हें लगता है कि डंडे से बच्चा इसे मोड मानेगा, इसीलिए देखो डिटर्मिनेंट लोग ऐसे लिखते हैं DETE। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। तो इसलिए किताबें जो डिटर्मिनेंट, ना कि ये वाले, क्योंकि 2 डंडे से क्या लगता है कि वो सेम फीलिंग आती है, वो लगता है कि मोड है ये, आप इसे मोड समझ बैठते हैं और मोड की तरह मोड वाले नियम लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। बस चलिए इसी के साथ विराम देते हैं।